नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए राहुल गांधी ने कहा, ट्विटर पक्षपाती राजनीतिक प्रक्रिया में दे रहा है दखल। मुसलमान रिक्शे वाले पर हमले के आरोप में 3 गिरफ्तार, भीड़ ने किया विरोध। तेजस्वी बोले, मिलने का समय न देकर नीतीश का अपमान कर रहे हैं मोदी। यूपी में चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक कर बनाए फर्जी वोटर आईडी कार्ड। तालिबान का कंधार पर कब्जा, सरकार ने सत्ता में साझेदारी का दिया प्रस्ताव। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कांग्रेस के खिलाफ ट्विटर की कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर को पक्षपाती बताया है और कहा है कि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि ट्विटर हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रहा है। उन्होंने शुक्रवार को एक वीडियो जारी करके कहा कि बिजनेस करने वाली एक कंपनी हमारी राजनीति को तय कर रही है और बतौर राजनेता वो इस बात को पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, ये राहुल गांधी पर हमला नहीं है, ये हमारी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। ट्विटर पर मेरे लगभग 2 करोड़ फॉलोअर हैं और आप उन्हें उनकी बात रखने से रोक रहे हैं। ये पूरी तरह गलत है। उधर भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी शीर्ष संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अब फेसबुक से भी मांग की है कि वो राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कार्रवाई करे। पीटीआई के अनुसार आयोग ने फेसबुक को चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने कहा है कि उन्हें राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो मिला है जिससे एक पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान उजागर होती है। बता दें, इसी संस्था की शिकायत पर ट्विटर ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी और पार्टी के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ट्विटर का सरकार के साथ एक जुगलबंदी हो गई है, एक समझौता हो गया है और ट्विटर अब सरकार के निर्देशों के अनुसार विपक्षी दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के ट्विटर अकाउंट पर कार्रवाई कर रहा है। और अब ये जो बाल संरक्षण अधिकार की संस्था है, सरकारी संस्था है, वो अब इंस्टाग्राम पर भी निशाने साध रही, यानी फेसबुक को भी उसी पिच पर ला रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य कर रही है। और ये पूरा मामला जो है एक तरफा है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ इस तरह के मामलों में उस तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ये चिंता की बात है कि ट्विटर, फेसबुक और इस तरह की जो सोशल मीडिया कंपनी है एक तरह से राजनीति में दखल दे रही हैं, भारत की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, एक खास तरह की पार्टी और विचारधारा के साथ खड़े होकर। और ट्विटर के पक्ष के में जो बदलाव आया है वो हमने हाई कोर्ट में उसके बयान पर भी देखा है और उस बयान पर सरकार ने जिस तरह से प्रतिक्रिया की है वो भी बताता है कि दोनों अब एक साथ एक पिच पर आ गए हैं और विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। अगली खबर लेते हैं। कानपुर में एक मुसलमान पर हमले और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ ने प्रदर्शन किया है। उसने गिरफ्तार किए लोगों को रिहा करने की मांग की। कहा जा रहा है कि प्रदर्शन करने वालों में अधिकतर बजरंग दल से जुड़े लोग थे। पुलिस ने ये कार्रवाई उस मामले में की है जिसमें एक वीडियो में दिख रहा है कि एक मुसलमान रिक्शे वाले को सड़क पर घुमाया गया, मारपीट की गई और उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। भीड़ से घिरे मुसलमान व्यक्ति को कई लोग पकड़े दिखलाई दे रहे हैं। उस बीच पीड़ित की छोटी सी बच्ची भीड़ के सामने गिड़गिड़ाती रहती है कि उसके पिता को वे छोड़ दें। आखिर में उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वीडियो में ये भी दिखता है कि पुलिस की हिरासत में भी कुछ लोग उस व्यक्ति पर हमला करते हैं। इसी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इसके विरोध में भीड़ ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। निष्पक्ष जांच के बारे में पुलिस ने आश्वासन दिया है। उसके बाद ही भीड़ ये कहकर गई है कि अगर गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्दी रिहा नहीं किया गया तो वे वापस लौटाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का राज चल रहा है। कानून का कोई मतलब नहीं है, एक भीड़ तंत्र है जिसमें भीड़ इकट्ठी होती है और उन लोगों की पैरवी करती है, उन लोगों का समर्थन कर रही है जो एक निर्दोष रिक्शे वाले को पिटाई कर रही हैं, उसको परेशान कर रही हैं, उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में, जो कि योगी आदित्यनाथ बार बार दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें स्पष्ट है कि एक खास समुदाय
मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और बार बार उनकी पिटाई हो रही है, उनसे ज़बरदस्ती वैसी चीज़ें करवाई जा रही हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक दुखद है और इसमें पुलिस का जो रवैया है वो और भी दुखदाई है, क्योंकि वो इस भीड़ तंत्र के सामने घुटने टेकती हुई नज़र आ रही है। क्या इस घटना के बाद क्या माहौल बनेगा? क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो कि इस तरह की घटना में शामिल होते हैं और जो लोग शामिल हैं उनके पक्ष में विरोध प्रदर्शन करते हैं? हमें नहीं लगता। ये चुनाव से भी प्रभावित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी और उसमें इस तरह की घटनाओं के जरिए एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जा रही है। अगली खबर लेते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय न देकर उनका अपमान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के सभी मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने मोदी को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें अभी तक समय नहीं दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री के ट्विटर को देखकर लगता है कि उनके पास सबसे मिलने का समय है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं है। ये बात नीतीश कुमार को पूछनी चाहिए और खुद समझनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। तेजस्वी ने मांग की है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र को अपने रुख पर फिर से विचार करना चाहिए। बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार और आरजेडी के एक ही विचार हैं, यानी दोनों ही जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार असेंबली से प्रस्ताव पारित किया गया है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने के लिए खत लिख चुके हैं, चिट्ठी लिख चुके हैं कि उन्हें समय दिया जाए, लेकिन लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें समय नहीं दिया गया है। ये कितना अपमानजनक है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के संबंध में कि उसे प्रधानमंत्री समय देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उनकी अपनी ही सरकार है, मुख्यमंत्री भी अपने ही हैं क्योंकि गठबंधन की सरकार है। और तेजस्वी यादव इसको बखूबी भुनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और मोदी के बीच अब तनाव बढ़ रहा है, दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं और जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिससे जो पिछड़ी जातियों को गोलबंद करना है वो काम किया जा सकता है। और अगर इस तरह का माहौल बन रहा है कि नीतीश कुमार की अनदेखी हो रही है या जातिगत जनगणना के सवाल पर केंद्र सरकार पीछे हट रही है, वो नहीं करवाना चाहती है, तो इससे एक माहौल बन रहा है पिछड़ी जातियों के एकीकरण का। और बीजेपी के खिलाफ ये एकीकरण होगा तो बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और इसीलिए ये दबाव तेजस्वी यादव की तरफ से बनाया जा रहा है नीतीश कुमार पर भी और प्रधानमंत्री मोदी पर भी। अगली खबर लेते हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को हैक करने के बाद 10,000 फर्जी वोटर आईडी बनाने का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र के निवासी एक युवक ने वेबसाइट को हैक किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आरोपी के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विपुल सैनी के खातों में 60 लाख रुपए से अधिक की धनराशि थी। पुलिस ने इस धनराशि को फ्रीज करा दिया है। पुलिस के मुताबिक फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने का यह काम पिछले 2 महीनों से चल रहा था और आरोपी विपुल सैनी को एक आईडी बनाने के 100-150 रुपए ही मिलते थे, 200 रुपए मिलते थे। इस मामले के सामने आने के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरे राज्य में जांच की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट में एक नवयुवक द्वारा डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर आईडी कार्ड बनाए जाने की खबर बेहद गंभीर है। ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच हो, पता तो चले कहीं इसे सत्ता का समर्थन या संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। ये चुनाव आयोग की सुरक्षा ही नहीं बल्कि गरिमा और विश्वसनीयता का भी सवाल है। तो चुनाव आयोग की गरिमा और विश्वसनीयता कभी की चौपट हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हो सकता है पूरे राज्य में इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा हो सकता है चुनाव आयोग की संज्ञान में भी बात हो और उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसमें शामिल हो, क्योंकि इस चुनाव को जीतने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और ये फर्जीवाड़ा भी हो रहा हो। चुनाव आयोग की वेबसाइट को हैक करके फर्जी आईडी बनाई जा रही हो और उसके आधार पर फिर मतदान होगा, तो ये पूरा खेल
उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर हो रहा है तो इससे बहुत गंभीर असर पड़ सकता है हमारे लोकतंत्र पर, चुनाव प्रणाली पर, जो कि वैसे ही अब संदेह के घेरे में है। और सरकारें चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार की संदेह के घेरे में है। इसलिए विपक्षी दलों को एकजुट होकर इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी पुख्ता तौर पर जांच करने के लिए दबाव डालना चाहिए। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। अफगानिस्तान में अफगान सेना और कट्टरपंथी संगठन तालिबान के चरमपंथियों के बीच चल रहे संघर्ष में तालिबान ने बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया है। तालिबान ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा है कि उसने कंधार पर कब्जा कर लिया है। अब वो इस मुल्क की राजधानी काबुल की ओर बढ़ रहा है। एक स्थानीय निवासी ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि तालिबान का ये दावा सही है और अफगान सेना यहाँ से पीछे हट गई है। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान के लिए बेहद अहम भी है। अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान बेहद आक्रामक ढंग से आगे बढ़ा है। तालिबान ने दक्षिण में लश्करगाह और उत्तर पश्चिम में काला ए नाव के कस्बों पर भी कब्जा कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि घोर प्रांत की राजधानी फिरोजकोह को बिना किसी लड़ाई के ही तालिबान को सौंप दिया गया है। बता दें, तालिबान ने अभी तक कुल 34 प्रांतीय राजधानियों में से 14 पर कब्जा कर लिया है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार अफगान सरकार ने तालिबान को प्रस्ताव दिया है कि वो देश में हिंसा रोक दे और सत्ता में भागीदारी कर ले। तो एक तरफ तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 80% इलाकों पर अफगानिस्तान के वो कब्जा कर चुके हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि 60% से ज़्यादा इलाकों पर तालिबानों का कब्जा हो चुका है और अफगान सरकार अब डावाडोल दिख रही है। अफगान सेना जो है वो पीछे हट रही है, छोड़ भाग रही है। ऐसे में अब अफगान सरकार ने प्रस्ताव दिया है सत्ता की साझेदारी का। ये भी उसकी कमज़ोरी को बताता है और इससे पता चलता है कि अब काबुल पर कब्जा करने में तालिबान को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और अगर तो लड़ाई ज़रूर होगी काबुल छोड़ने के पहले, अफगान सरकार ज़रूर जी जान से लड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि अगले महीने 2 महीने में ही काबुल उनके कब्ज़े में हो और उसके बाद आप जानते हैं कि तालिबान का राज आएगा तो क्या क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।